विंध्य की राजनीतिक गतिविधि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। वैसे तो यहाँ की राजनीतिक हलचल हमेशा चर्चा का विषय रहती है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उन सभी घटनाओं में और स्थितियों में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। जयराम शुक्ल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है जयराम जी आप। नमस्कार। शुक्ला जी, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि विंध्य की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, अभी कुछ दिनों से देखें, उसको कैसे देखते हैं आप? अभी तो टिकट बंट रही हैं, टिकट बंटने के बाद क्या स्थितियां बनती हैं। अभी तो जैसा कि स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो विद्रोह के मूड में होता है, जिसको जी टिकट मिल जाता है वो समीकरण साधने में लग जाता है। तो अभी तो जो टिकट के पहले या टिकट बंटवारे के समय की स्थितियां बनती हैं, वही सब राजनीतिक दलों में चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकटें लगभग 50% से ऊपर बांट दी गई हैं जी और कांग्रेस पार्टी अभी जस्ट एक आध हफ्ते बाद बांटेगी। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा अप्रत्याशित स्थिति तो नहीं दिख रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट आई है उसमें से दो ऐसी विधानसभा हैं जहां उन्होंने अपने वर्तमान विधायकों को बदल के और नए उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है, जी जिसमें से मैहर और सीधी शामिल हैं। जी मैहर में नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि पार्टी यदि सांसदों को विधानसभा लड़वाएगी तो क्या विधायक सरपंची लड़ेंगे। और साथ ही सीधी में केदारनाथ शुक्ला भी अभी जो उनकी बयानबाजी है वो विद्रोह के स्वर के रूप में देखी जा रही है। उस पर क्या कहना है आपका? अब जिनकी टिकट कटती है, जैसे आप वो मैहर का ही प्रसंग लीजिए, तो मैहर में इनफैक्ट नारायण त्रिपाठी की कभी किसी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नहीं रही। वो इंडिविजुअलिज्म की राजनीति करते रहे हैं, अपने अपने खुद की राजनीति करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पहली बार चुनाव जीते थे और उनको देखा कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई उसमें चार्म नहीं है, तो वो फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जी कांग्रेस में शामिल रहे तो अब बहुत दिन तक छटपटाते रहे कि ये तो सत्ता में है ही नहीं। तो वो जैसे ही चुनाव आया गणेश सिंह और राहुल का, तो अचानक वोटिंग के 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। फिर बीजेपी के बाई इलेक्शन से जीते। फिर कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो बीजेपी के विधायक रहते हुए भी कमलनाथ के बगलगीर हो गए और विधानसभा में उनके साथ दिखे और कोशिश भी की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट के कमलनाथ के पास जाएं। कुछ अपने स्तर पर उन्होंने कोशिश भी की, असफल रहे। व्यवहारी के विधायक शरद कोल को ले जाके कमलनाथ से मिलाया था। और इसके बाद जब कमलनाथ की सरकार गिर गई, फिर बीजेपी की सरकार आ गई, तब तक भी ये अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुके थे। जी महत्वाकांक्षी तो है ही, इनको लगता है कि सत्ता में हमें शेयर चाहिए, तो उस दृष्टि से बीजेपी ने इनको बहुत भाव दिया नहीं। और इसके बाद ये विंध्य प्रदेश की बात करने लगे। विंध्य प्रदेश का सिर पैर जानते नहीं है, विंध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, विंध्य प्रदेश की तासीर क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसमें उसके सामाजिक मसले क्या हैं। लेकिन विंध्य प्रदेश की बात करने लगे ये। उनको नहीं मालूम कि विंध्य प्रदेश दतिया भी है, टीकमगढ़, छतरपुर भी है, पन्ना भी है, निवाड़ी भी है। तो इस तरीके से उनकी इंडिविजुअलिज्म की व्यक्तिवादी राजनीति रही है और ऐसे में वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अविश्वसनीय है। यदि वो ये सवाल उठाते हैं कि सांसद टिकट लड़ेगा तो क्या विधायक सरपंची का चुनाव लड़ेगा, ये तो मुझे नहीं लगता है कोई राजनीतिक सवाल ये है। उनको तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने से बाहर ही मान के चल रही थी। वो तो टेक्निकल इशू था कि पार्टी से निष्कासित नहीं किया, लेकिन कभी नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इनको अपना नहीं माना, कभी कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया, कहीं कोई तरजीह नहीं दी। तो ये तो अपना वो, हाँ ये बात जरूर है कि नारायण त्रिपाठी की एक इंडिविजुअल फॉलोइंग है और चर्चाओं में बने रहने का हुनर वो जानते हैं। तो उनका अपना एक अलग केस ही है, इंडिविजुअल केस है।
और उनका ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना, ना भारतीय जनता पार्टी से लेना देना। अभी कोई उनको कांग्रेस की टिकट ऑफर कर दे तो सब छोड़ छाड़ के कांग्रेस में चले जाएं। अभी टिकट बदल जाए और उनको बीजेपी टिकट दे दे तो वो बीजेपी में जंप कर जाए। तो उनका इस तरीके से कहीं कोई प्रतिबद्धता रही नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता स्वयं से है। और यही मानते हैं वो, यही है उनके जी। बारे में। इसी प्रकार से यदि हम सतना विधानसभा की बात करें तो वहां से 4 बार के सांसद रहे गणेश सिंह को टिकट दी गई है और उनके माध्यम से पार्टी वापसी करना चाह रही है। इस बीच वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं, उनके विरोध के स्वर उठे हैं। उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, विरोध तो जब किसी का हक जाता है तो वो विरोध तो स्वाभाविक तौर पे करता है। सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। 1990 में श्यामा चरण जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा जी, ये सब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जबकि मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह जी दोनों सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके थे। ये कोई स्वाभाविक बात नहीं है। चुनाव जो है, चुनावी युद्ध जो है डू एंड डाई, करो या मरो का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को उतार दिया, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी करती रही है, अन्य पार्टियां भी करती रही हैं। अब रही बात जी। गणेश सिंह जी की, तो गणेश सिंह को बहुत कम समय में, बड़ी कम उम्र में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने की, जबकि वो उन दिनों विधायक की टिकट के लिए ही प्रयासरत थे। मुझे मालूम है कि वो जनता दल के साथ जुड़े रहे हैं और कांग्रेस में भी जाने की कोशिश की, कांग्रेस ने उनका टिकट एश्योर नहीं किया और इत्तेफाक से रामानंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो फिर चूंकि उनके राजनीतिक गुरु रामानंद सिंह जी थे तो ये भी जनता दल में चले गए। अब ऐसी स्थितियां बनी कि रामानंद सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 2003 में, तो वो चित्रकूट से चुनाव लड़ गए। अब चित्रकूट से चुनाव लड़ गए तो उनको उनके ही ड्राइवर ने हरा दिया, गणेश बारी ने। तो ये तो राजनीति में सांप सीढ़ी का खेल होता है। इसके बाद वो राजनीति के परिदृश्य से ही बाहर हो गए। अब वो चूंकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में उनको रिपीट नहीं किया गया, तो उन्होंने गणेश सिंह की मदद की। गणेश सिंह 2003 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट पा गए और चले गए। फिर ऐसी स्थितियां बनती रही कि लगातार जीतते रहे। तो गणेश सिंह जी जमीनी नेता हैं और उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि ये लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है। वो जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ चुके हैं, स्थानीय स्तर में संगठन की भी बात करते हैं। वो तो जमीन से जुड़े खांटी नेता हैं। तो एक अच्छे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी दृष्टि से। रही बात विरोध की, तो विरोध तो कहीं भी होता है, कोई भी बता दीजिए। मतलब आप बुधनी में जाके पता लगाइए तो वहां भी विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता आपको ढूंढे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारा हक हड़प लिया गया या हम भी एक उम्मीदवार हो सकते थे। तो वो तो राजनीति में ये सब बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उदिता सिंह परिहार जी। आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की, और आपने हाल ही में सीधी में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें नजर रखते हुए एक साक्षात्कार भी किया है और लोगों से भी बात की है। उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे जो भी बातें रही हैं। अनूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयराम शुक्ल जी हमारे साथ पहले से हैं। इसी बीच जयराम शुक्ल जी से एक सवाल यह है कि एक गठबंधन हुआ है हाल ही में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। हम्म। इस गठबंधन को कैसे देखते हैं, कितना असरकारी होगा ये विंध्य क्षेत्र में? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं होगा। जो आदिवासी वोट्स हैं, ये जो गोंडवाना गणतंत्र है उसके अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो बिक जाते हैं। उसको दिग्विजय सिंह भी खरीद चुके हैं और शिवराज सिंह जी भी खरीद चुके हैं। कई खंड खंड अखंड मतलब कई बार खंडित हो चुकी पार्टी है। उसके कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रोज दूसरे तीसरे दिन इस्तीफा देते हैं। कौन सी असली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है? यही है। ये आदिवासी संगठन या नेतृत्व के साथ यही बड़ी मुश्किल होती है कि बेचारे भोले भाले आदमी होते हैं, उनको कोई भी फंसा लेता है और कोई भी पैसा देके उनको अपने हिसाब से कर लेता है। जैसे एक जेएस भी है, जेएस पार्टी भी, वो तो कांग्रेस ने अपनी जेब में डाल लिया था, फिर जेब में डालने की कोशिश कर रहे। इन अलग से कोई आदिवासियों का नेतृत्व उभर ही नहीं रहा। अब ये बीएसपी बड़ी सयानी और चतुर है।
तो बीएसपी सोचती है कि आदिवासी और दलित का गठबंधन बन जाएगा। संभव नहीं लगता है, क्योंकि दलित और आदिवासी बहुत चतुर हो गए हैं। आप जानते हैं कि उनको राजनीति में किस दिशा में और कहाँ कैसे जाना है। मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन का कोई असर पड़ेगा। वजह ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो है 1996-98 तक रीवा और सतना में, और उसमें चूंकि सीधी और शहडोल तो ट्राइब मेजॉरिटी वाली सीटें हैं, लेकिन रीवा और सतना में तो इनका वोट शेयर 20 से 25% था। ये दूसरे नंबर में स्थायी तौर पे थे। पहले नंबर पे या तो कांग्रेस रहती थी या बीजेपी रहती थी। नंबर 2 इनका बड़ा सुनिश्चित रहा। पिछले 10 साल तक ये 2 नंबर की स्थिति को एंटरटेन किया है। लेकिन अब वो 20 से 25% का वोट घट के 5 से 7% में हो गया। इनके पूरे वोट शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी के तरफ। जितने भी जो गरीबों की कल्याण की योजनाएं हैं, ये इन सबका बड़ा प्रभाव पड़ा है, और दलित वर्ग थोक के थोक बीजेपी के साथ जुड़ गया है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन का कोई खास असर पड़ेगा या कोई नोटिस लेगा। जी, एक विधानसभा बिंद की जो काफी चर्चा में है इन दिनों, सीधी विधानसभा, जहां से 3 बार भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव जीत कर ले आने वाले केदारनाथ शुक्ल का टिकट काटा गया है और सांसद को उतारा गया है। डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास चलेंगे। अनूप मिश्रा जी, क्या कुछ स्थिति है, क्या कहना है आपका उस पर, जो एक घटनाक्रम हुआ है सीधी विधानसभा में? तो एक तो जी जो भी घटनाक्रम, एक बहुत बड़ा भी एलिगेशन जो लगा, जो आदिवासी के ऊपर मूत्रकांड, वो था ही। फिर उसके बाद लगातार, जैसे उनकी एक सभा में एक बैगा की डेथ हो गई। फिर कुछ दिन बाद आदिवासी छात्रावास में एक एससी को, उनके जो कार्यकर्ता थे, तो उनका वीडियो एक आया कि आदिवासी छात्रावास में दारू पी रहे हैं, मारपीट किए। लगातार जो घटनाएं, फिर उनके द्वारा जब अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री बने, तब ये उनका अचानक कह देना कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हो सकता है संगठन ये सोचा हो कि जो संगठन से सर्वोपरि हो जाए, उसको किनारे करके शायद। पर भाजपा ने एक गलती की कि नहीं, अब ये बड़ी पार्टियां हैं। मेरी जो सोच है कि किसी अगर कार्यकर्ता को ये टिकट मिला होता, जो लगातार रह के यहाँ पे सीधी में कार्य कर रहे थे, तो शायद कुछ उसका असर अलग होता। उन्होंने सीधी में उतारा सांसद को। और सांसद जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 15 साल में वो 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, 10 साल सांसद है। सीधी में शायद एक या दो छोड़ के कोई कार्यकर्ता उतने अच्छे से बना नहीं पाई थी। तो निश्चित है कि ये थोड़ा सा, और कई बिंदु और अलग से हैं, तो वो हमारे जयराम भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, इसके पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उदिता जी ने जो अभी साक्षात्कार किया है उसके हम कुछ अंश देखते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताइए, क्या आप मानते हैं कि सरकार के लिए विंध्य सौतेला है? हाँ, निश्चित। इतनी बड़ी, इतनी अधिक सीटें होने के बावजूद विंध्य को क्या मिला? मध्य प्रदेश के सारे नेता हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। शिवराज जी सहित जितना मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, सब ऊहापोह की स्थिति में है, सब अंधेरे में। मध्य प्रदेश में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया, लेकिन विंध्य को जो मिलना चाहिए, विंध्य की जो हिस्सेदारी थी, वो भाजपा में नहीं मिली। ये सब केंद्र की गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से। प्रदेश को विश्वास में लेना चाहिए था, प्रदेश को बिना विश्वास में लिए केंद्र ने जो निर्णय किया है, इसमें रीति पाठक जैसी अव्यवहारिक उम्मीदवार को दे दिया सीधी में टिकट। ये कुछ अंश थे जो साक्षात्कार अभी उदिता जी ने किया था। यदि आपको पूरा साक्षात्कार देखना है तो आप विंद फर्स्ट के चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही आपका कोई सुझाव है, यदि आपको कार्यक्रम से जुड़ी कोई आपकी बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके क्षेत्र में कला संस्कृति को लेके कोई आपका सुझाव हो, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो मैसेज हमारे मेल आईडी में भेज सकते हैं। हम चलेंगे उदिता जी के पास। उदिता जी, आप जब ये साक्षात्कार कर रही थी, तो क्या कुछ निकल के आया, और जनता से भी आपने बात की, तो कैसा रुझान समझ में आया आपको जनता का? जी देखिए, जब केदारनाथ से हमने बात की तो उनका तो यही कहना था कि सांसद रीति पाठक ने सांसद रहते हुए कोई काम नहीं किया, तो विधायक रहते हुए क्या ही करेंगी।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्होंने कहीं 100 रुपए का भी काम किया है तो वो मुझे बता दें। लेकिन जी जब वहां के लोगों से बात करते हैं तो लोगों का तो ये कहना है कि विधायक जी ने भी कुछ नहीं किया, सांसद जी ने भी कुछ नहीं किया। निश्चित ही यदि लोगों का ये कहना है कि विधायक जी ने भी कुछ नहीं किया और सांसद जी ने भी कुछ नहीं किया, तो अब लोगों को ही देखना है कि लोग क्या करते हैं। इस बीच जो उनके आरोप हैं, उन आरोपों को जयराम शुक्ला जी आप कैसे देखते हैं? जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये टिकट ना मिलने का आरोप है कि कुछ इसमें वास्तविकता भी हो सकती है? आपको क्या लगता है? अब देखिए, मैं तो कोई पार्टी हूँ नहीं, ना तो पार्टी का प्रवक्ता, तो उनके आरोप को किस अंदाज में देखें। लेकिन कद्दावर नेता हैं केदार जी, और वो भी जो है तो अपनी धुन पे रहने वाले हैं। पहली बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बहुत सारा मत मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर होकर उनको टिकट दिया, लेकिन वो पार्टी लाइन से असहमत ही रहे हमेशा, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा कोई ना कोई पद प्राप्त करने की रही है। इस पिछले बार यानी कि 2013 में जब ये चुनकर गए थे, तो इनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़े जोर शोर से चला, आखिरी वक्त में कट गया, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा ये भी मानते हैं। तमाम टीवी चैनल चला रहे थे, नाम इंडिविजुअल इन्हीं का नाम चल रहा था, अचानक सीता सराहना आ गए। फिर ये विधानसभा में तो बीजेपी की सरकार बनी नहीं, कमलनाथ की सरकार बनी। 2 साल बाद जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इनने पूरी ऊर्जा अपनी खपा दी कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री ना बनने पाए। इनके गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह और ये कुल मिला के एक पूरा एक समूह बन गया, सिर्फ चेक करने के लिए। मतलब राजनीति में हमको बना दो ये तो चलता है, लेकिन फला को मत बनाओ, हमें बनाओ या ना बनाओ। ये पहली बार भी यहाँ की राजनीति में देखने को मिला। जो राजनीति सस्टेनेबल होती है, जो धैर्य से राजनीति में रहता है, उसको बहुत कुछ मिलता है। और जो धैर्य खो देता है उसकी मुट्ठी जो है बहुत जल्दी खुल जाती है और आँख ही झरती है उससे। केदार जी में ये महत्वाकांक्षा थी कि वो डिजर्व करते हैं मंत्री के लिए, वो डिजर्व करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के लिए। अब इस बहुत सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जान के ये वो पार्टी है जो मतलब मुख्यमंत्री को मंत्री बना देती है। कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री थे और फिर उसी कैबिनेट में वो मंत्री हो गए। बाबूलाल मुख्यमंत्री थे, फिर उसी कैबिनेट में मंत्री हो गए। भंवर सिंह पोर्ते कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थे, बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको राज्य मंत्री बना दिया। तो ये जो अमित शाह जी आज सुप्रीमो हैं, ये प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले गुजरात में राज्य मंत्री थे। ये गडकरी जो आज नेक्स्ट माने टॉप 3 में से टॉप 4-5 में से हैं, गडकरी जी भी एक मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो भारतीय जनता पार्टी में कब किसको कहाँ कैसे मौका मिल जाए। बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश में, एक केडी देशमुख थे, 7 बार चुनाव जीते, बालाघाट से आते थे, वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। कैलाश चावला 6 से 7 बार जीते, कभी मंत्री नहीं बन पाए। हिम्मत कोठारी 1 बार गृह मंत्री बने, उसके बाद से जीतते रहे, किसी ने उनको घास नहीं डाली। बहुत से ऐसे सीनियर लीडर हैं, बहुत से ऐसे सीनियर लीडर हैं जो 5 बार 6 बार 7 बार से जीते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। तो लेकिन क्योंकि वो संघ से संस्कारित लोग हैं, इसलिए उनका अपना धैर्य बना रहता है। केदारनाथ शुक्ला जी का जो प्रतिक्रिया है, वो मुझे लगता है कि वो उत्तेजना की प्रतिक्रिया है, मतलब धैर्य न होने की प्रतिक्रिया है। कि कोई भी हो, राजनीति में कोई भी हो, नीचे स्तर पे जाके किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने एक आरोप इनका सुना था कि रीति पाठक वो आंगनवाड़ी का नौकरी का पर्चा भरने गई थी, तो साथियों ने उसको सांसदी का पर्चा भरवा दिया। अरे मातृशक्ति की, आपकी बहन बेटी है, आपकी बेटी की उम्र की है, कम से कम। और भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि समाजवादी पृष्ठभूमि का आप अपने आप को मानते हो, तो वो तो सबसे ज्यादा नारी पूजक विचारधारा की पार्टी रही है। लोहिया ने इसी सीधी, इसी सिगरौली से सुमित्री देवी को, एक आदिवासी खैरवार परिवार की एक महिला को, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दिया था। तो सीधी में तो सीधी की जो जनता है ना, आप सोचते हो सीधी देश में निश्चित तौर पे सबसे पीछे गरीब है। सामंतों ने शोषण किया, अर्जुन सिंह जैसे
शीर्ष के नेता रहे, उनने भी नहीं उधर नजर डाली। किसी भी नेता की, किसी भी नेतृत्व की सीधी पर नजर नहीं गई, जबकि देश में अव्वल दर्जे की बायोडाइवर्सिटी है, खनिज संसाधन से भरपूर है, नदी नालों से भरपूर है, अच्छी सुंदर वनस्पतियां हैं, वन्य जीव प्राणी है, सब कुछ संपदा होने के बावजूद भी सीधी के साथ जितना अत्याचार हुआ, सीधी के साथ जितना इग्नोरेंस हुआ, वो शायद हिंदुस्तान में किसी भी भूभाग के साथ हुआ होगा। हो सकता है कि इसी क्रम में पन्ना का भी नंबर आए, लेकिन सीधी की तो दुर्गति की और पावर दिया। सीधी में आनंद चंद जोशी, इतिहास में आप जाएंगे तो आनंद चंद जोशी सीधी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे नेहरू के समय 62 में, और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। फिर वो नरसिंहगढ़ के राजा एक भानु प्रकाश सिंह, वो भी सीधी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। सब ने सीधी को चरने खाने की कोशिश की, सीधी को देने की कोशिश किसी ने नहीं की। अभी आप सीधी और सिंगरौली की सड़क अभी 40 साल से बन रही, 40 साल से बन रही। कौन सी ताकत है वो सड़क को बनने नहीं दे रही? मतलब आप चंद्रयान में पहुंच रहे हो और आप तमाम दुनिया भर के विकास का दम ठोक रहे हो। गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी जो सत्ता में, हम उनकी बात करेंगे। ऐसी क्या बात है कि सीधी सिंगरौली की सड़क नहीं बनवा पा रहे हो? पूरी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश वहां चली जा रही, बड़ी मुश्किल से ये रेल की लाइन बिछने को आ रही। तो देखिए, एक बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन सीधी जिसको ताकत दे देता है, जिसको पावर दे देता है, वो सीधी के लिए नहीं लड़ता, वो अपने लिए लड़ना शुरू कर देता है। हम मंत्री बन जाए, हम ये बन जाए। किसी भी नेता ने क्या सीधी से सिंगरौली तक की पदयात्रा करने की कोशिश की है कि सड़क नहीं बनी है, हम पैदल जाएंगे? अनशन करने की कोशिश की? कोई इशू बनाया? नहीं बनाया। सिर्फ बुद्ध विलास करते आए, हमें स्पीकर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे फलाना पद चाहिए, हमको ढेका पद चाहिए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ये है ट्रेजेडी सीधी के साथ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि सीधी की जनता और सीधी के वोटर, जिसमें से आदिवासी बाहुल्य हैं, इतने सीधे और इतने सज्जन हैं, लेकिन उनकी चेतना पूरे देश के वोटरों से अलग हटके है। इसको ये मान के चलना चाहिए कि 1952 में जब पूरे देश में कांग्रेस की आंधी चल रही थी और नेहरू को देवता की तरह लोग पूज रहे थे, तो यही सीधी ने सभी सीटें कांग्रेस की हरा दी थी, सभी सीटें, पार्लियामेंट की दोनों सीटें हरा दी थी। उस समय डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी, शहडोल और सीधी के 2 चुनाव होते थे। तो सीधी की जनता बेहद जागरूक है, बेहद भोली और बेहद सज्जन है। अत्याचार को वो सह लेती है, उफ नहीं करती है, लेकिन जिस दिन वो उफ करेगी उस दिन तो और तासीर बदल जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि पूरी सीधी में एक नया नेतृत्व वर्ग सामने आना चाहिए, जो उनके दुख, तकलीफ और दर्द में शामिल है, जो उनके शोषण की बात करते करते उन्हीं का शोषण करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब क्या है कि मतलब वो जैसे जग हंसाई हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल तक 2 घटनाएं सीधी की गई। एक वो पत्रकारों को, रंगकर्मियों को नंगा करके पीटा गया, थाने में रखा गया, उस थानेदार का कुछ नहीं हुआ। बिना किसी आरोप के, मतलब कौन सा मुकदमा दर्ज किया ये किसी को नहीं मालूम है। पूरी दुनिया ने वो नंगी तस्वीरें रंगकर्मियों की, बेचारे ढोल मंजीरा लेके हमारी लोक संस्कृति का गायन करते हैं, उनको नंगा करके वहां पे पीटा गया। पूरी एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ये सब बातें गई, मतलब पूरी दुनिया में गई। ये एक आदिवासी के सिर पे मूता गया, कैसे तमाम ये हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लगता है क्या हम इसी धरती के मनुष्य हैं? जिस अंदाज में वो घटना वीडियो के रूप में सामने आई, ये सब सीधी में हुआ है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि यदि कोई घटना होती है इस देश में, प्रदेश में, कोई भूख से मरता है, किसी का शोषण होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो जो वहां का सबल होता है, जो प्रतिनिधि होता है, जो सत्ता में होता है, उसकी जवाबदेही बनती है और उसके ऊपर आरोप जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि सीधी में जो ये सब घटनाएं रही हैं, तो यदि विधायक चाहते, यदि विधायक संज्ञान लेते, ऐसी घटनाएं नहीं होती। और ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद भी उसको लिपापोती करना, उसको लेके क्रॉस क्वेश्चनिंग करना और आंकड़ दिखाना, ये तो हमारे डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा ना। हमारे डेमोक्रेसी में तो गरीब से गरीब भी एक वोट है और अमीर से अमीर भी एक वोट है। सब यहीं आके एक होते हैं। जो एक रूपता है इस देश में, इस डेमोक्रेसी में ही है। बाकी तो किसी के पास धन है, कोई कंगाल है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई फटे हाल रहता है, बाकी तो दुनिया भर की विविधता है। लेकिन ये जो वोट है, ये एक धरातल पे लाके खड़ा कर देता है।
प्रधानमंत्री का एक वोट ही है, और वो छिंदा बहगा का एक वोट ही है। तो उस वोट की पवित्रता को आप मानते नहीं हो। तो ये सब चीजें सीधी के साथ हैं। और रही भारतीय जनता पार्टी में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई आगा पीछा नहीं देखा जाता। वो सीधे कार्यकर्ता को प्लांट करते हैं। कार्यकर्ता की अपनी हैसियत होती है, संगठन शक्ति होती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। कोई इंडिविजुअल में तो मेरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत छवि के आधार पे तो टिकट नहीं देती। संगठन की सामूहिक नेतृत्व की, अब इस बार प्रदेश में देखो कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं है, सब कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पे लड़ रहे हैं। तो ये कोई माने नहीं रखता कि किसका कद क्या रहा है और किसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। जी, यहाँ पे इस चर्चा से कुछ बातें निकली हैं कि हमारे पास, यदि हम सीधी के साथ ही पूरे विंध्य की बात करें, तो हमारे साथ प्रकृति की देन, प्रकृति ने हमें देने में कहीं कमी नहीं रखी। हमारे पास खनिज संसाधन है, ऊर्जा के स्रोत हैं, साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ का खनिज देश भर में उपयोग में आता है। उसके बाद भी यदि हम विंध्य की बेरोजगारी दर देखें, विंध्य की गरीबी देखें और विंध्य का पलायन देखें, वो मध्य प्रदेश में औसतन सबसे ज्यादा है। ये जो स्थिति है, ये सीधी में भी है और हमारे विंध्य के अन्य जिलों में भी है। तो इसमें भी जो भी हमारे नेतृत्व करता है, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हों, उनको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि हमारे पास संसाधन है, हमारे संसाधनों का उपयोग लोग कर रहे हैं, तो बदले में विंध्य को मिलना चाहिए। अनूप जी, ये जो स्थिति है, जैसा अभी एक बात भी आई कि सीधी सिंगरौली सड़क भी अभी तक नहीं बन पाई और कई बातें निकल के आई, उनमें क्या कहना है आपका? सीधी सिगरौली जो सड़क है, ये तो एक बघेलखंडी में कहावत है कि कभी बुढ़िया मरी कभी आंसू आई हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई परिवर्तन या इस पे कोई बैठ के सोच नहीं करेगा, या तो परिवर्तन, क्योंकि आप देखिए 14 साल हो गया इस सड़क को बनते बनते, और मुश्किल से 80 से 90 किलोमीटर 5 से 6 घंटे जाना, शरीर का टूटना, गाड़ी का टूटना, हर चीजें जो लगे रहता है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे अभी जयराम भैया ने कहा कि जनता बहुत भोली भाली है। उनके घर में ठीक है, जो सड़क में तो आप महीने में 1 दिन गए या 2 दिन गए, पर जिनके किनारे घर, उनके घरों में जो रोज धूल घुस रही है, जो वो अस्थमा या किसी भी फेफड़े वाली बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनका सोचिए। वो भी बेचारे इस उम्मीद बैठे हैं कि जिन हम अपने एक वोट जो अपने नेताजी को जो हमने दिया है, शायद हमारे लिए वो कुछ कर पाए। पर ये हम लोग की एक ढंग से ये कहिए कि बदनसीबी ही है कि सिगरौली बैढ़न, एक तो पहले सीधी से सिगरौली को अलग किया गया, जो कुछ भी था, मतलब सीधी में कहिए कि खनिज संपदा है, जो उससे राजस्व बढ़ता। सीधी के साथ अन्याय की बात करें, जैसे देख लीजिए आपके व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेर मोहन, पूरी ठीक है बिंद है हमारा, पर जहां रीवा सीधी के बाद आती तो हम तो कहते हैं मोहन पहला सीधी का है। तो वो जो बिंद टाइगर सफारी, वो वहां पे न बना के अगर सीधी में बनाया गया होता तो किसी ढंग से नाम होता। ये हमारे नेता लोग इस चीज को लड़ते कि भैया सफेद शेर तो हमने दिया रीवा को, ये हमारे कुसमी के जंगलों से गया है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे पद पा जाने के बाद या जो अपना वो पाने के बाद वो अपने लिए लग जाते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो जनता को भूल जाते हैं। मैं इसी सीधी में पिछले 2 साल पहले एक प्रोग्राम कराया था, हमारा सीधी कैसा हो। उसमें मैंने सभी पार्टी के जितने हैं, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, बहुजन, आपका समाजवादी, फिर जो समाज सेवी लोग थे, सभी को बुलाया था। सभी ने खड़े होके कम से कम 5 घंटा प्रोग्राम चला था, वो लंबे चौड़े भाषण और सिद्धांत की बातें की थी। सबसे साइन भी कराया था और सबको बोला था कि आप अपना एक जो वर्क वो बना के दीजिए, इसको हम लोग सबको दस्तखत करके सरकार को भेजें। साहब किसी ने ना उसको, मतलब जो उस समय आ गए, मंच मिला, भाषण दिया, उसके बाद फिर कोई तैयार नहीं। और जिम्मेदारी उसी की होती है जो बड़ा है। अब यहाँ पे जो पिछले 15 साल से जो पार्टी है, क्योंकि पिछली बार ही आपकी जो ये बैठी हुई है परिहार साहिबा, इन्होंने पूछा था कि सीधी में विकास क्या है। तो विकास तो भोपाल से चलता हुआ आते आते आपके विकास पुरुष रोक लेते हैं रीवा में, और सीधी में हमारे वाले बोल देते हैं कि वो कैमूर की ऊंचाई ज्यादा है, इस कारण इस पार आ नहीं पा रहा है। तो हम लोग कूप मंडूप बन के हर सुविधाओं के साथ, ये तो पता नहीं कहाँ की किस्मत थी, टनल बन गया। यही सीधी से रीवा जाने में 4 से 5 घंटे, इस जमाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। और रही बात रेल की, रेल का खेल,
अब आपको तो पता ही होगा, रेल जो बड़े मुश्किल से आ भी रही है, मुआवजा में इतना बड़ा खेल हो रहा है, सीधी से बहरी तक 8 किलोमीटर ज्यादा रास्ता बना दिया गया, जबकि सीधे जी सीधे रास्ता था उसको घुमा फिरा के 8 किलोमीटर ज्यादा किया गया। जी, क्यों? क्योंकि केदारनाथ जो ने कहा कि रीति पाठक जहां भी रेलवे का ट्रैक जा रहा है उसके आसपास या तो रीति पाठक की जमीन हो जा रही है या उनके रिश्तेदारों की जमीन निकल रही है, और जब मुआवजा मिल गया इन जमीनों का तो रेलवे का ट्रैक घुमा दिया गया। मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा, पर ये घटनाएं बिल्कुल सुन के आए हैं कुछ जो इस पे सर्वे कर रहे हैं, उनका ये कहना था, क्योंकि जब तक जी ऑफिशियल न हो जाए तो पर ये बिल्कुल बात सही है कि इस तरह की घटनाएं, अब कौन किया है ये पता नहीं, पर यहाँ से बरगवा तक के कई ऐसे लोग हैं। अब यहीं पे स्थानीय के जो बड़े नेता हैं, सीधी में जो बाईपास बन रहा है उस बड़े नेताओं के आप जमीनें पा जाएंगे, जो अभी तक थे, जो आज इस चीज के लिए कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, वो ट्रेन को देख रहे हैं, तो बाकी यहाँ जो ट्रेन में नहीं कर पाए तो बाईपास में जमीनें खरीद के रखे हुए हैं अपनी। तो जी ये जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि मोर पेट हाहू मैंने जानो काहू, मोर पेट हाहू मैंने जानो काहू, कि मैं खा लूं। तो अगर देखिए, जब तक आप ये सोच नहीं रखोगे कि मुझे सीधी को किसी भी हालत में यहाँ पे काम करके दिखाना है, आप काम करो, जनता अपने आप को, आपको इतना तेल लगा, आप ना टिकट कटेगा ना तेल लगाने की जरूरत पड़ेगी, जनता ही हल्ला मचा देगी। आज आपके रीवा में है राजेंद्र शुक्ला साहब लड़ रहे, मुझे नहीं लगता कि उनकी फाइट देने के लिए सामने अभी कोई तैयार होगा, क्योंकि विकास जी सबको चाहिए आज के दिन में। यहाँ के लड़के बाहर जा रहे हैं, कोई शैक्षणिक नहीं है, हॉस्पिटल की हालत बुरी है, लोक कला की हालत ये, उनको लोक कला वालों को बंद करके उनको नंगा करके पीटा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे राजनीति जो है वो वो वाली है कि जैसे घर की आस पड़ोस की दो महिलाएं आपस में लड़ती हैं कि तय ऐसन करे तय ऐसन करे, दूरगामी सोच नहीं है। यहाँ सीधी से 5 किलोमीटर आगे सब्जी मंडी जाना था, बस स्टैंड जाना था, लोकल नेताजी उसको इसलिए रोक दिए कि आसपास के जो लोग बस स्टैंड के किनारे जो रहते थे उनकी दुकान फिर चलेगी नहीं। सोचिए अगर वही बस स्टैंड 5 किलोमीटर दूर चला गया होता तो सीधी उतना विकास होता। जी ये जो आप सीधी आए होंगे तो सीधी के अंदर जो 4 लेन बनी है, किसी नेता का कोई श्रेय नहीं है, आज कोई श्रेय ले, चाहे विधायक ले किसी, ये पूरा श्रेय एक आदित्य सिंह पत्रकार नवभारत के, उस आदमी ने अपना सर का मुंडन करवाया, बोला जब तक ये सड़क नहीं बनेगी मैं सर में बाल नहीं रखूंगा। फिर उसके बाद हम लोग को जगाना शुरू किया, हम लोग कोई एक गाड़ी गिट्टी दे रहे हैं, कोई बालू दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। यहाँ तक यही जो सांसद महोदय हैं ये भी आई थी, फोटो इनकी आज तक रखी हुई है कि उसमें अपने तगाड़ी में मिट्टी लेके सड़क में डाल रही हैं। अरे आप इधर तगाड़ी में डालने से अच्छा तो आप सरकार को बोलते कि आपकी सरकार में छीछा लेदर हो रहा, तो वो करने आए थे कि हाँ मैं भी मदद कर रही हूँ, तब जाके फिर ये कहीं इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ और ये सड़क बनी। जनता को निकलना पड़ा है, कई कम से कम 50 से 100 गाड़ियां आपके तोरण द्वार से तोरण द्वार तक लेके, बालू गिट्टी मुरुम हर चीज जितने ठेके सब, जो बड़े जिनके पास पैसा सब चालू हो गए थे, तब जाके तो ये बन पाया। दिलीप जी बिल्डगान सीधी थे, और जो यहाँ का आप रीवा की सड़क बनाया है बुरी हालत है उसकी। आप जाके, ठीक है कहने को बढ़िया बन गई, आप गाड़ी से आते हो कितना जर्क लगता है उसमें, उसको बोलने के लिए कोई नहीं है। जब देखो तो ठीक है आप टोल प्लाजा ले लो, गड्ढे हो रहे हैं, सीमेंट वाले में गड्ढे होते हैं, कल आप बना दोगे ठीक है, पर 4 दिन के लिए फिर वहां पे आप खोदे, फिर ड्रिल किए, फिर बनाए, चीजें व्यवस्थित नहीं है। तो निश्चित जी है सीधी के साथ खेल यही, हमारे जयराम भैया ये कहानी बताए थे, मुझे भूल गया कि ये आराम गाय, शिकार गाय और एक चीज और, ऐस गाय, कब कैसे सीधी बना। और लगातार अब चूंकि हम आज कुर्सी पा गए तो हम ही उनको सामने अपने कमाने के लिए सामने वाले को मौका देते हैं। तो यही चीजें हैं, जब तक जागेंगे नहीं, जब तक कोई उसका अच्छा वो नहीं उठाएगा, तब तक सीधी की हालत यही रहना है। जी निश्चित ही जहां ऐसी बातें सामने आती हैं तो ये प्रतीत होता है कि जो नेतृत्व करता है उन्होंने सही ढंग से योजना नहीं बनाई या योजना क्रियान्वयन में ध्यान नहीं दिया है, और ये जरूरी है जिसके हाथ में जिम्मेवारी है वो ध्यान दें, क्षेत्र के बराबर विकास को लेकर चलें। उदिता जी आप जनता के बीच थी, क्या कुछ मूल मुद्दे हैं क्षेत्र के, कौन से मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण है, किनमें कार्य होने की जरूरत है? जी, वहां पे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे एजुकेशन की। वहां पे जो, अगर मैं गरीबी की बात करूं तो करीब 52 पॉइंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं सीधी में।
तो जी। वहां जब हम लोगों से गए, उनसे मिले, तो हमने वहां का सीधी का हॉस्पिटल देखा, वहां पे लोगों से बात की। हॉस्पिटल में कहीं कोई डॉक्टर नहीं था, पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, और मरीज बाहर लाइन लगा के खड़े थे। एक मरीज से हमने बात करी, वो हमसे बात करते करते वहीं जमीन पे बैठ गया, और उसने बोला कि वो सुबह से आया हुआ है और उसको डॉक्टर नहीं मिला वहां। जी। वहां गरीबी इतनी ज्यादा है, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। और ये सारी बातें जब विधायक अब सांसद के ऊपर डालते हैं कि सांसद ने नहीं किया, सांसद का ये कहना है कि मैं उनके किसी आरोपों का जवाब नहीं दूंगी। आप दोनों ही एक ही पार्टी के हैं, अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा था तो ये बातें आपने पहले क्यों नहीं रखी? अगर आपको जी। ये आपकी आंखों के सामने दिख रहा था कि आपका सांसद या आपका विधायक यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा, तो आपने पार्टी को ये बातें पहले क्यों नहीं पहुंचाई? अब जब आप दोनों आमने सामने हुए, तब आपको याद आ रहा है कि वो काम नहीं करता या वो काम नहीं करती। जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर यदि हम जिम्मेदारी से भागेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? और रही बात पार्टी की या जनता की, जनता भी सब कुछ देख रही है, कोई भी पार्टी हो उसके भी अपने सर्वे होते हैं और वो भी सब देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना जिम्मेवार है। और क्षेत्र में जैसे आपने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी, ये जो स्थितियां हैं, इनके लिए बताइए, एक तरफ देश हमारा चांद पर जा रहा है और हमारे विंध्य के ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी ही खोज जारी है। जयराम शुक्ला जी, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, बिल्कुल सही वो जो उदिता कह रही है और जो डॉक्टर अनूप कह रहे हैं, मैं तो सीधी के उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जो किसी सत्ता में नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये अनूप बैठे हुए हैं, ये कोविड के समय में जितना काम किया है सरकारी अमले ने नहीं किया है काम। इनकी अपनी हॉस्पिटल है और दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल के, इनकी पत्नी भी डॉक्टर है, इनके पिताजी और बहन भी डॉक्टर है। इनकी इस पूरे परिवार ने अपनी जिंदगी अपनी दांव में लगाकर और किस तरीके से सेवाएं की हैं, पूरा विंध्य क्षेत्र जानता है, पूरा सीधी तो जानते ही है। आज वहाँ कलाकारों को कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है? डॉक्टर अनूप मिश्रा, आरबी सिंह दे रहे हैं। तो जो विधायकों ने जो नहीं किया, जो वहाँ के सांसद से जो उम्मीद की जानी थी, ये लोग अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जो कमा के रखते हैं, 2-4-10 पैसे उन्हीं के बीच में खर्च करते हैं। इन लोगों को प्रणाम करना चाहिए। और सीधी एक ऐसा मॉडल है जो ये बताता है कि विधायक और सांसद बन जाने से कुछ नहीं होता है। वहाँ के लड़के जो अद्भुत काम कर रहे हैं कला संस्कृति के क्षेत्र में, वो दुनिया भर में एक मिसाल है। इनके लिए एक लड़का नरेंद्र सिंह 25,000 लोकगीतों का संग्रह किया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का संस्कृत विभाग 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर दे तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो एक अकेला लड़का ढोलक हारमोनियम लेके पूरे विंध्य क्षेत्र में घूम के कर रहा है। ये सबको प्लेटफॉर्म ये डॉक्टर अनूप और एक और इनके सहयोगी हैं राजेंद्र सिंह जी, वो भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आरबी सिंह ऐसे ही कुछ है, ऐसे लोग कुछ कर रहे हैं। तो अब ठीक है, इन लोग को मौका मिले या ना मिले, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ये इनमें भी वही वायरस घुस जाएंगे जो नेता जो सांसद और विधायकों में जो वायरस घुस जाता है ना, पद और प्रतिष्ठा आने के बाद दुनिया भूल जाते हैं, सिर्फ अपना घर, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना इर्द गिर्द, अपने नात, अपने रिश्तेदार, कहाँ जमीन हड़पना है, कहाँ ज्यादा मुआवजा ले लें, यही सब देखने लगते हैं। ईश्वर करे इन लोग को इसी तरीके से समर्थवान बनाए रखें। सीधी की पहचान यही लोग हैं। सीधी की पहचान केदारनाथ रीति पाठक नहीं है। सीधी की पहचान वहाँ रंगमंच में वो जो लड़के नाचते गाते और वहाँ की कला संस्कृति को जिंदा किए हो, सीधी की पहचान उससे है। सीधी की पहचान डॉक्टर अनूप मिश्रा से है। सीधी की पहचान ऐसे ही लोगों से है। तो हम नाउम्मीद नहीं है। कोई ऐसा बहुत से ऐसे, जयप्रकाश ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, अन्ना हजारे कभी चुनाव नहीं लड़े, बहुत से, बाबा आमटे कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, समाज में विनोबा भावे कभी चुनाव नहीं लड़े। समाज को परिवर्तन करने वाले और समाज को परिवर्तित करके एक सही दिशा देने वाले लोग कभी किसी सत्ता से कभी नहीं जुड़े रहे। वो अपने स्तर पे जितना शांता सुखा है, बहुजन हिता है, जो कुछ भी हो सकता है वो करते रहते हैं। हम तो हाल फिलहाल कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते। एक चीज जरूर है कि सीधी की जनता को अवेयर बनाने की जरूरत है। लोहिया ने जिस तरीके से 52 से 67-65 के बीच में सीधी को अवेयर किया था और सामंतशाही के खिलाफ वहां का आदिवासी वर्ग खड़ा हो गया था, वहां का जनजाति वर्ग खड़ा हो गया था। लोगों को ध्यान होगा 67 का अकाल पड़ा तो बंका बहगा ने पुतली फोड़ो आंदोलन किया,
जो भी व्यवहार और जमींदारों के घर में अन्न था, बोला इसको बांट के गरीबों को दो, ये गरीब भूखे नहीं रहेंगे। साल भर आपके खेतों में काम करते हैं, मेहनत हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, आज इनको अन्न की जरूरत है, ये भूखे हैं, इनको अन्न दो, और नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। तो एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, कुचली फोड़ो आंदोलन, बंका बैगा जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ऐसे लोग हैं वहां पे, वो उस तरीके से बैगा के बीच में बंका बैगा की आत्मा को जगाना होगा। एक विधायक हुआ करते थे छत्रपति जी, समाजवादी नेता थे वो भी ऐसे ही ओजस्वी तेजस्वी नेता थे। तो आदिवासियों के बीच से ऐसे नेतृत्व जगाना पड़ेगा। सिंगरौली में श्याम कार्तिक जी थे, यहाँ चंद्र प्रताप जी थे, बहुत से ऐसे नेता थे जो जिनका जनता के साथ सरोकार रहा, और जन चेतना को जगाने में, जनता को अवेयर करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका और बड़ा योगदान रहा है। ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आपको टिकट मिली या नहीं मिली, आप सांसद बन गए या विधायक बन गए, सांसद और विधायक सब देख तो रहे हैं। चुरहट में अर्जुन सिंह जी हार गए, इसी चेतन जनता ने हरा दी। चुरहट में अजय सिंह राहुल लगातार तीन बार से चुनाव हार रहे हैं। सतना का सांसदी चुनाव हारा, फिर चुरहट का चुनाव हारा, और फिर सीधी की सांसदी चुनाव। यही जनता है ना, यही इन्हीं को तो अपराजय मानते थे लोग कि चंद्र प्रताप का अंत नहीं होगा, अर्जुन सिंह जी का अंत नहीं होगा, अजय सिंह जी का अंत नहीं होता। यही चेतन जनता है जो सबको घर बैठा देती है, सबको ताके रहती है, सबको ताक के बैठे रहती है। तो इसलिए कोई हवा में उड़े कि हमारी बपौती है, हमने ये काम किया है, हमारा हम पैदा ही विधायक बनने के लिए हुए हैं, हम पैदा ही सांसद बनने के लिए हुए हैं, ये मुगालते में है, ना सिर्फ सीधी में बल्कि पूरे देश में। ये जो चुनाव है ना, ये यथार्थ के धरातल में खड़ा होकर सोचने का समय होता है, सभी को सोचना चाहिए। और लेकिन हम सब का और सीधी के लोगों का ये दायित्व बनता है कि वहाँ के लोगों में जन चेतना, और एक जो कहते हैं ना, एक सिटीजन फोरम है। सीधी सिंगरौली की सड़क में यदि नेता मंत्री विधायक ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक सिटीजन फोरम की आवाज उठनी चाहिए। जिनके घरों में धूल धक्कड़ और फेफड़े खराब हो रहे हैं, ऐसी पूरी आबादी को लेके सड़क को घेराव करना चाहिए, पूरी सप्लाई लाइन तोड़ देनी चाहिए कि भाई जब तक हमारी ये सड़क चलने लायक नहीं बनेगी तब तक हम किसी को आने जाने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को धीमी मौत नहीं मरने देंगे। इस तरीके की चेतना जगाने की जरूरत है। संभव है कि इस चुनाव में आप जगाओ या चुनाव के बाद जगाओ, लेकिन जहाँ इस तरीके की विकास के आड़े जो ताकतें और जो बाधाएं आती हैं, उनको सही सबक सिखाने का समय यही होता है। डेमोक्रेसी का यही एक ऐसा मौका है कि इस समय बिल्कुल पूरे अपनी तेजस्विता के साथ प्रतिरोध की राजनीति करनी चाहिए। जो विकास के आड़े आया, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो हमारे लिए झूठी कस्में खा के हमको छल करके पिछली बार वोट ले लिया था, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का टाइम। जी निश्चित ही, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब हमारे जो भी नेता हैं वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे और अपने वादे बताएंगे। याद रखने की जरूरत है कि आपने जो पिछले वादे किए हैं वो कितने पूरे हुए हैं, हमारे क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। और महत्वपूर्ण है कि हम अपने भविष्य को देखें, अपने बच्चों के भविष्य को देखें, हम जो क्षणिक प्रलोभन है उनमें ना फंसें। और निश्चित ही जैसा जयराम जी ने कहा कि जब मतदान का दिन हो तो हम अधिक से अधिक संख्या में जाके मतदान करें, अपने मतदान के कर्तव्य से ना चूकें। साथ ही यदि क्षेत्र की आपकी कोई बात है, जनप्रतिनिधि से आप कहें, यदि वो ऐसी बात है जो आप उनसे नहीं कह पाए हैं और क्षेत्र के लिए जरूरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसकी पड़ताल करके और इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे जो आपके क्षेत्र के मूल मुद्दे होंगे, जो मूल बातें होंगी। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अनूप जी, यदि कुछ सुझाव के रूप में हम देखें कि क्षेत्र का जो विकास है, जो समस्याएं हैं, उनके लिए जैसा अभी जयराम जी ने कहा कि आप लोगों की जो सक्रियता है वहां सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में, वो सराहनीय है। और ये जो कोविड का कठिन वक्त था, उस समय आप लोगों ने मेहनत की है, पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया है लोगों के लिए कि कैसे मदद की जा सकती है मानवता की। तो क्या सुझाव हैं आपके कि क्षेत्र का विकास कैसा हो? सुझाव कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो हमारा कर्तव्य था और उसको हर आदमी को करना भी चाहिए। और जब पूरी दुनिया परेशान थी तो उसमें सबसे पहले जो कर्तव्य डॉक्टर का ही था, तो हमने वो अपना किया। और जितना हो सकता है कला खेल, पिछले मैं 15 साल से सीधी के लगभग कला खेल के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ही चाहूंगा कि आगे जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, जैसा भी हो, क्योंकि जो
कलाकार होता है या जो खेल प्रेमी होता है, वो क्रिमिनल नहीं होता, या मन में उसके अंदर कहीं पे कोई कूटनीति नहीं होती है, क्योंकि उसकी कूटनीति अपने खेल या कला में ही घुस जाती है। तो कम से कम ऐसे जी लोग को मदद के लिए अगर आप इनका मदद करते रहेंगे तो निश्चित है और लोग इससे जुड़ेंगे। और सीधी को कुछ ना करें, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीधी में इतना अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है, हर एक कोने में, जंगल में। जयराम भैया तो एक वो लिए थे, हमको पता है, टाइगर पे इन लोगों ने एक पूरी बुक लिखी थी, तो सीधी के कई जंगलों में ये घूमे हैं। तो सीधी में तो टूरिज्म का इतना बढ़िया वो डेवलप किया जा सकता है कि प्रदूषण रहित, और इन जंगलों को और बढ़ावा देके और यहीं के लोगों को यहीं पे रोजगार देके। ये भी नहीं कि आप सरकारी, आप लोग अगर रोजगार खुद ढूंढ लेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो साफ जी पानी है, साफ हवा है, चारों तरफ प्रकृति हमारे साथ है। फिर भी जो यहाँ के लोग हैं तो उस प्रकृति का दोहन भी नहीं करना जान रहे हैं, वो सिर्फ धन का दोहन करना चाह रहे हैं। तो यही मेरी एक सलाह है कि अपने चैनल के माध्यम से यही कहे कि जो भी जनप्रतिनिधियां हैं, इन सब बातों को ध्यान दें कि जो प्रकृति का दोहन जो है उसको और बढ़ा के, गाय का भी दोहन करते हैं तो अच्छा दूध देती है, अच्छा खिलाते हैं, तो प्रकृति भी हमको देती है खाने को। तो दूसरे जी ढंग से ना दोहन करके यहाँ के लोगों के प्रति सोच के अगर टूरिज्म ही डेवलप कर दिया जाए, बाकी सीधी कोई जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया डेवलप हो सकता है। जी निश्चित ही हमारी जो प्रकृति है उसका हम सही मायने में और समुचित उपयोग करें और प्रकृति का ध्यान भी रखें। जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी जमीन है, उसकी उर्वरता भी हम बचा के रखें और जंगलों का भी ध्यान रखें। साथ ही उनसे यदि कुछ आमदनी हो जाती है सकारात्मक रूप से, और इसमें निश्चित ही जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग तो वहां के सहयोगी हैं। जैसा अभी इस चर्चा में निकल के आ रहा है कि लोग कहीं पीछे नहीं है, ना समर्थन देने में, ना कार्य करने में। बस जरूरत है सही नेतृत्वकर्ता की। कार्यक्रम में हमारे अब महुआ, हाँ चिरऊ, वही बोला, महुआ, चिरऊ जी, ये आपका खैर, खैर जो है सबसे ज्यादा बहुत सीधी मात्रा में पाया जाता है। आप इनको इन्हीं के जो कई सारी चीजें, कोदाओ, ये मतलब ये सीधी का बेल्ट, आज बाहर जो है 100-100 ग्राम पैकेट के कोदो इतने महंगे बिक रहे हैं, आप उन्हीं को प्रोत्साहित कर दें। तो इन सब चीजों में अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित है कि बहुत सारी चीजें हैं। तो जंगलों में ही चिरौंजी यहाँ की सीधी की टॉप की है, महुआ टॉप का है, ये खैर का बीज जो है, पूरा खैर का जंगल काट लिया गया। खैरा फैक्ट्री होती थी यहाँ पे, कत्था फैक्ट्री, कत्था सॉरी, जी तो कत्था का पूरा काट लिया गया। तो उन चीजों को अगर डेवलप किया जाए तो ऐसा नहीं है कि सीधी को हमको बिल्कुल वही मॉल चाहिए कि पीवीआर चाहिए। स्वास्थ्य में आप एक अच्छा हॉस्पिटल दे दो, शिक्षा के लिए उसको, और बाकी इसको बढ़िया रमणीय स्थान रहने दो, बहुत अच्छा है। जी जिस प्रकार सीधी की बात आ रही है, यदि हम विंध्य की बात करें तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जो हमारे अन्य जिले हैं जो वन क्षेत्र से भरपूर हैं और संपदा से भरपूर हैं, वहां भी ऐसी स्थितियां हैं जहां की जरूरत है कार्य होने की। और हम पूरे विंध्य की बात कर रहे हैं यदि, तो विंध्य प्रकृति की देन से भरा पूरा है। ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों का उपयोग या लोगों का रोजगार कैसे बढ़े। कार्यक्रम में हम समाप्ति की ओर हैं। हम जयराम शुक्ल जी के पास चलेंगे कि क्या कुछ सुझाव हैं आपके हमारे चैनल के माध्यम से। अब हमने तो बता ही दिया है। अब इस समय तो लोगों के दिमाग में चुनाव हिज रहा है, इसको जी टिकट अभी जो जिसको नहीं मिली है तो उसको कब मिलेगी, और जिसको नहीं मिली है तो वो क्या पैंतरा करेगा। तो अभी हाल फिलहाल इन सुझावों का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि चुनाव न हो जाए। बाकी सुझाव देने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत जी अच्छा कार्यक्रम है और बहुत बढ़िया आपने एक विषय को छेड़ा। धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके चैनल। जी यदि आपके जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके कोई सुझाव हो या उनकी कोई बात हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कला संस्कृति की बात यहाँ आ रही है और हम भी कह रहे हैं कि क्षेत्र की कला संस्कृति को कैसे हमें सहेजना है, कैसे संवर्धित करना है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपका कोई वीडियो मैसेज है तो हमारी मेल आईडी में भेजें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। अपना पंचे शो में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। हमारे साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा जुड़े, जयराम शुक्ला जी जुड़े, उदिता जी जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए विषय के साथ। नमस्कार।
है।